हमें ये तो पता लग गया कि कार्बन बहुत स्पेशल है। अर्थ में इतनी सी क्वांटिटी में होने के बावजूद भी वो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। कार्बन हमारे उस दोस्त जैसा है जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो हर जगह घुल मिल जाता है, उसके इतने सारे तो रिश्तेदार होते हैं, बहुत सोशल आदमी है अपना कार्बन। अब कार्बन इतना स्पेशल क्यों है तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस ही, तो वो इतना स्पेशल क्यों है, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो सामने वाले से कैसे रिश्ता बना रहा है। केमिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो सामने वाले से कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, किस तरह से घुल मिल रहा है, वो हम समझ लें। तो जो हम अभी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है कि कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है। अब कार्बन किस तरह से बॉन्ड कर रहा है, इसको समझने के लिए पहले आपको कार्बन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोई नई चीज करने जाते हैं, मान लो मेरे को किसी बिल्डिंग को देखना है और बताना है कि बिल्डिंग बहुत ऊंची है। मान लो मैं किसी बिल्डिंग को देख के बोल रहा हूं कि यार वाह यार ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ठीक है, ये एक रिलेटिव स्टेटमेंट है। मान लो मैं मुंबई में रहता हूं, वहां पर तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में रहता हूं। ठीक है, मेरी बिल्डिंग 50 मंजिल की है, मैं उसमें रहता हूं। मेरे को एक 10 मंजिल की बिल्डिंग को देख के क्या लगेगा, यार कितनी छोटी सी बिल्डिंग है। पर वही अगर मैं सिर्फ 2 मंजिल के घर में रहता हूं तो मेरे को 10 मंजिल की बिल्डिंग इतनी ऊंची लगेगी कि यार ये बहुत ही ऊंची है बिल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी चीज को जब समझते हैं पहली पहली बार, तो हमको जो ऑलरेडी आता है उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारे लिए कार्बन को समझना एक नई बात है। हमको किसकी बॉन्डिंग के बारे में आता है, आयनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में हमको सब कुछ पता है। मेटल नॉन मेटल वगैरह में हम बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन को समझने की शुरुआत हम इससे करते हैं कि यार ये कहीं आयनिक कंपाउंड जैसा तो नहीं है, तो प्रॉपर्टीज कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की और कार्बन के कंपाउंड की सिमिलर है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी बॉन्डिंग भी आयनिक कंपाउंड जैसी हो रही है। तो चलो चालू करते हैं समझने का। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंबाइन करेगा। आयनिक में हमने क्या सीखा था भाई, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स में या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है, जैसे जो मेटल लोग होते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं जैसे नॉन मेटल लोग होते हैं। ठीक है, तो उनकी कंबाइनिंग कैसे होती है कि वो सामने वाले को या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। गिव एंड टेक का वहां पर रिलेशनशिप चलता रहता है। तू एक हाथ दे एक हाथ ले वाली यहां पे बात होती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। कैसी होती है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड में। पहली, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और तीसरा कि वो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो 3 कौन सी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा से मेरा मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड आप ले लो तो उसका 1000 केल्विन से ज्यादा का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा का क्या मतलब, वापस से अपन सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपने देखा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1500 केल्विन से ज्यादा होता है। और वो इलेक्ट्रिसिटी उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो आपको वहां पे आयंस देता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास चार्ज्ड स्पीशीज होनी चाहिए जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज हो। तो Na+ और Cl- मिलते हैं जब आप NaCl को पानी में डालते हो, बस आप उसको एक सर्किट से कनेक्ट करो, वहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम कार्बन कंपाउंड्स की भी सेम प्रॉपर्टीज को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो हम कार्बन कंपाउंड्स को उठा के लेके आएंगे, और जब हम ये देखेंगे कि भाई हमको ये तो समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, ये आयनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से शो करती हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी ये बताती है कि यार बहुत स्ट्रांग वहां पे बॉन्डिंग हो रही होगी, जो बॉन्ड्स है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए उसको मेल्ट या बॉइल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आयनिक कंपाउंड के बारे में उनको ये पता लगता है। ठीक है, तो अब अगर केमिकल कंपाउंड में सेम प्रॉपर्टी निकली तो हम ऐसा मान लेंगे कि उनके बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आयनिक बॉन्ड्स की तरह। ठीक है, तो करें कंपेयर। देखो, तो जो कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी में हमको ये दिख जाता है यार ये तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई कार्बन कंपाउंड है और मैं उसको पानी में डाल रहा हूं तो मेरे को वहां पे कोई आयंस नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेगा मेरे को, कोई भी आयन मेरे को वहां पे नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं
तो इसका मतलब इनमें जो भी बॉन्डिंग हो रही है, जिस भी तरह से बॉन्डिंग हो रही है, हमको कोई भी आयन वहां पे नहीं मिल रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई? हमको कोई भी आयन जो है यहां पे नहीं मिल रहा। ठीक है, ये पहली बात हुई। हमको समझ में आ गई बात, कोई आयन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक टेबल बना लेंगे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कुछ बहुत कॉमन और फेमस कार्बन कंपाउंड हम यहां पे ले लेते हैं। कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप अगर मीथेन लेते हो, CH4 नेचुरल गैस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ 90 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है सिर्फ 111 केल्विन। अब आप इसको सोडियम क्लोराइड से कंपैरिजन करो, कहां 1000 केल्विन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वहां आयनिक कंपाउंड के केस में, और कहां सिर्फ और सिर्फ 90 केल्विन, 10 गुना से भी कम। सेम कहानी बॉइलिंग पॉइंट में रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब यार इनकी तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। एक और कंपाउंड लेते हैं टेस्ट करने के लिए, क्लोरोफॉर्म। वही जो आप नाक पे लगा देते हो और आदमी बेहोश, वही वाला क्लोरोफॉर्म है ये। ठीक है, मूवीज में जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 209 केल्विन पर 1000 केल्विन के कंपैरिजन में तो अभी भी बहुत कम। बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन पर 1500 केल्विन के कंपैरिजन में तो आज भी बहुत कम है। सिमिलरली आप ले सकते हो इथेनॉल, जो एल्कोहल होता है नॉर्मल वाला, ठीक है, जो ड्रिंक्स वगैरह में यूज होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351, वापिस से बहुत कम। ठीक है, एसिटिक एसिड एक और जो विनेगर में होता है 290 केल्विन और 391 केल्विन, ये भी बहुत कम। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स है आयनिक के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी चीज एस्टैब्लिश हो गई कि यार ये आयनिक जैसे नहीं है। अब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये आयनिक जैसे नहीं है तो फिर ये किसके जैसे है? क्या हो रहा है इन कंपाउंड में कि ये आयनिक जैसे नहीं है? हम तो अपना आंसर ढूंढने गए थे, उल्टे क्वेश्चन मिल गए हमको। ठीक है, कि ये बिल्कुल भी आयनिक जैसे नहीं है। ठीक है, तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमको इससे एक बात समझ में आ गई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उतने स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होता तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आता। तो उतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इससे मैं वापस से अपने फंडामेंटल क्वेश्चन पे आता हूं। हमको क्या पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्डिंग क्यों करता है, कोई भी एटम जो है वो बॉन्डिंग क्यों करता है, क्या रीजन होता है उसका? सोचो, आपको पता है इसका आंसर? उसका रीजन होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सर ऑक्टेट का मतलब नहीं पता सर। अच्छा, वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। सर वैलेंस शेल का मतलब नहीं पता सर। जो सबसे बाहर वाली शेल है उसको वैलेंस शेल बोला जाता है। इतना तो आपको पता होगा ही सही। ठीक है, तो अपनी सबसे बाहर वाली शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अपनी सबसे पास वाली नोबल गैस बनना चाहता है हर एक एलिमेंट। वो उसके बॉन्डिंग का मोटिवेशन होता है। अभी के लिए हमको इतना सा समझना, बस ये इनफ है। ठीक है, तो कार्बन क्या करे? कार्बन के सामने भी सवाल तो वही है कि मैं नोबल गैस कैसे बनूं। इन जितनी भी एलिमेंट्स है, इनकी जिंदगी पूरी एक सवाल के अराउंड ही घूमती रहती है, नोबल गैस कैसे बनना है, 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 कैसे बनना है। नोबल गैस बनना जरूर है। ठीक है, नोबल गैस इनकी रोल मॉडल होती है साहब। हमको तो नोबल गैस जैसा बनना है, उसमें ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता, ये वो सबको नोबल गैस बनना है। तो अब कार्बन को नोबल गैस हम कैसे बनाएं? उसको नोबल गैस बनाने के लिए हमको पहले समझना तो पड़ेगा कि उसको नोबल गैस बनने में दिक्कत क्या आ रही है। तो देखते हैं कि उसको क्या दिक्कत आ रही है कार्बन को नोबल गैस बनने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगर आप उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो उसके पास 2 ही तरीके हैं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से मांग के ले आए कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो दे दो। ठीक है, तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लाइफ उसकी डन हो जाएगी। या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और वो हीलियम जैसा हो जाएगा। ठीक है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई जो हीलियम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन में ही जो है स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो अब ठीक है साहब, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, या तो गेन करेगा ये, या तो लूज करेगा। पर क्या करें, जिंदगी इतनी आसान हो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है ना। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो गेन करे चाहे वो लूज करे, दोनों में उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। क्यों ऐसा होता है पहले उसको समझते हैं। देखो, ये आपके कार्बन का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस व्हाइट कलर से,
पिंक कलर से अंदर वाली शेल के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ब्लू कलर से एल वाली शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब या तो वो ब्लू वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मांग के लिए आए, दोनों में उसको दिक्कत है। अपने को वही देखना है कि उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो केस 1 हम यहां पे देखने वाले हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और C4 माइनस एनायन बना सकता है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए हम एक एनालॉजी समझने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल समझने वाले हैं। देखो, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो बड़ी आसानी से पकड़ के रख रखा है। ठीक है, अब कार्बन का साइज होता है छोटा। कार्बन का कैसा साइज होता है? छोटा साइज होता है। इसके बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में और बात करेंगे। अभी के लिए आप मेरी बात मान लो कि उसका साइज छोटा है। छोटी साइज में उसको 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक टेलीफोन बूथ है। ठीक है, टेलीफोन बूथ है, देखा है आजकल सब इससे मोबाइल करते हैं, एसटीडी का जमाना गया, पर फिर भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। टेलीफोन बूथ है एक, उसमें पहले से ही 4 लोग घुसे हुए हैं। बस ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा कि आप एक आदमी को और धक्का मुक्की करके घुसा दोगे। चलो 2 को और घुसा दिया, पर इसके बाद के जो 2 और अंदर जाना चाहते हैं वहां पे जगह बची नहीं, तो अंदर जाएंगे कैसे? भाई एक स्पेस नाम की भी तो चीज होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। उस टेलीफोन बूथ की कितने लोगों को अंदर रखने की कैपेसिटी है। अब धक्का मुक्की करके अंदर डालोगे तो कितने ही लोग चल जाएंगे, एक पॉइंट पे तो नहीं जा पाएंगे। कार्बन के साथ भी वही केस है कि इसके पास टोटल साइज बहुत छोटी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, तो ये रख ही नहीं सकता। एक रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि 6 ही तो प्रोटॉन है। अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन वहां से भर दिए तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कैसे रखेंगे? काफी मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि 6 प्रोटॉन जितना अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकते थे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन खुश हैं। उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाना हुआ तो पूरे सब लोग दुखी हो जाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए, जिसमें 6 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना। अब ऐसा क्यों होता है? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में दिक्कत क्या है? आप देखो, उस छोटे से कमरे में जिसमें पहले बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, आपने 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए। अब आपको तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन इनमें सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज ऐसा का क्या मतलब है कि वो अगर सेम चार्ज होता है किसी भी 2 स्पीशीज में तो वो आपस में बहुत रिपल्शन करते हैं। मतलब जो सेम लोग होते हैं वो आपस में बहुत लड़ते हैं, उनके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, हमेशा लड़ता रहता है। तो अभी जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन आप और डालने की सोच रहे हो, ये जो ऑलरेडी वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ बहुत झगड़ा करेंगे। न्यूक्लियस हाथ जोड़ लेगा कि यार तुम लोग रहने दो, मैं इतना झगड़ा बोल नहीं ले सकता, मैं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आ सकता बाहर से, सॉरी रहेगा। तो अब कार्बन तो फंस गया। मतलब एक केस तो रूल आउट हो गया कि आपके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकते। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या हमको रीजन मिला कि न्यूक्लियस जो है, आपको लिखना यही है कि न्यूक्लियस जो 6 प्रोटॉन का है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर सकता। तो केस 1 तो रूल आउट हो गया, वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा केस क्या बचा? दूसरा केस ये बचा कि आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। केस नंबर 2 क्या है कि आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो और C4 प्लस कैटायन बना दो। अच्छा, इससे पहले देखो, आप 4 इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को डालने पर -1 का चार्ज आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डालने पर कितने का चार्ज आएगा? -4 का। इसलिए मैंने वहां पे C4 माइनस एनायन लिखा था। यहां पे आप 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कितने का चार्ज आएगा? +1 का। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कितने का चार्ज आएगा? +4 का। बस, तो वो C4 प्लस कैटायन बन जाएगा अगर आप उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे, मान लो आपने 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब वो जो न्यूक्लियस है वो तो भाई सोचेगा यार मैं पहले 4 को पकड़ के रख पा रहा था आसानी से, अब तो 3 ही बचे हैं, तो मैं इनको पकड़ लूं और जोर से, ये नहीं चले जाए कहीं पे, फिर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाकी 3 पे उसकी जो पकड़ है, जो उसने कस के पकड़ रखा है, वो और स्ट्रांग हो जाएगी, जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आपको अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब तो न्यूक्लियस पागल ही हो चुका है कि ये सामने वाले की नीयत अच्छी नहीं है, मेरा घर तोड़ के मेरे इलेक्ट्रॉन लेके निकालता जा रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को तो मैं जाने नहीं दूंगा, एकदम कस के पकड़ लेगा वो।
और जाने ही नहीं देगा। अब जाने नहीं देगा तो आप निकालोगे ऐसे, जबरदस्ती तो ज्यादा कर नहीं सकते, ज्यादा करोगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी, फिर पूरा बॉन्डिंग कराने का सेंस ही क्या बना। तो इसलिए न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण हम उसके चारों इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। निकालना भी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो सेंस नहीं बनाता इतनी ज्यादा एनर्जी देना। ठीक है, एक ऐसा कार्बन का आपको कैटायन बनाना जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा भी हम नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? अब तो अपन फंस गए, हमको तो अभी यही आता है, या तो इलेक्ट्रॉन डाल दो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इससे मेरे को एक कहानी याद आई। कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है, देखो अपन कुछ 20, 30, 40, 50 हजार साल पहले चले। उस टाइम पे इंसानों की आप हालत सोचो, घने जंगल हैं, शेर वगैरह घूम रहे हैं। पहले क्या होता था, इंसान अकेला रहता था, सिर्फ एक अकेला सिंगल, तो कभी भी शेर वेर आके खा जाता था क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई है ही नहीं। फिर इंसान को धीरे धीरे समझ में आने लगा, यार अकेले में मेरा सर्वाइवल नहीं है, झुंड बना के रहना पड़ेगा। तो जो इंसान है वो 10, 15, 20 के झुंड बना के रहने लगे। अब जब ये 10-15 इंसान हाथ में लाठी लिए एक साथ घूम रहे हैं जंगल में, तो फिर शेर अगर आ गया तो ये मिलके शेर को भगा देंगे। शेर आएगा ही नहीं इनके पास पहली बात तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसको दिख रहा है कि यार अब लोग ज्यादा हो गए, यूनिटी है इनमें, एकता है, ये शेयर हो रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में आपस में, तो वो जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही लॉजिक तब यूज किया गया था, यही लॉजिक कार्बन यूज करता है। देखो मैं ना दे सकता ना मैं ले सकता, तो पर स्टेबल तो अपने को होना है। तो इस केस में क्या किया जाए? एक रास्ता निकलता है कि वो शेयरिंग कर लेता है, ना तो लूज कर सकता है ना गेन कर सकता। उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करता है कि वो दूसरे एटम के साथ इनकी शेयरिंग कर लेता है। चल एक काम करते हैं, तू भी रख मैं भी रख, दोनों खुश। शेयरिंग में हमेशा खुशी होती है ना, होती है कि नहीं? एक चॉकलेट आई है, या तो आप अकेले खा जाओ और फिर 5-6 दिन तक बहन भाई से लड़ाई करते रहो, या फिर आधी बांट बांट के खा लो, लड़ाई भी खत्म और मजा का मजा भी आ गया। ऐसे ही कार्बन भी होता है, शेयरिंग कर लेता है और खुश रहता है। ठीक है, कैसे करता है ये देखते हैं। तो ये कार्बन शेयरिंग कैसे करता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, बहुत दुखी है क्योंकि नोबल गैस नहीं बन पा रहा। 4 हाइड्रोजन है, चारों बहुत दुखी हैं क्योंकि नोबल गैस नहीं बन पा रहे। आपस में बातचीत कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन सलाह मशवरा कर रहे हैं कि यार हम क्या ऐसा करें कि नोबल गैस बन जाए, क्योंकि कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना दे सकता है। हाइड्रोजन के साथ भी सेम दिक्कत है, क्योंकि अगर उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अकेला प्रोटॉन ही घूमेगा, तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो छोटे से हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, वापस से उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? ये तो वही वाली कहावत हो गई। कौन सी वाली कहावत? बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। कार्बन हाइड्रोजन को बोलता है यार एक काम करते हैं ना, देख तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तू अपने भाइयों बंधुओं को और लिया, अपन तू 4 हो जाए टोटल मिलाकर, मैं एक, हम चारों जो हैं, मतलब हम 5 एक्चुअली एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें सब स्टेबल हो जाए। हाइड्रोजन बोलता है कैसे कहानी बनाते हैं? वो बोलेगा तू पहले बुला के तो ला। हाइड्रोजन बाकी 4 को भी बुला के ले आएगा, मतलब बाकी 3 को, टोटल 4 हाइड्रोजन आ गए और एक कार्बन आ गया। अब कार्बन बोलता है एक काम करो, सब तुम पास आओ, मेरे पास आओ, पास आओ, पास आओ, आओ आओ, रुक जाओ। क्या बन गया? ये बन गया। अब जरा अब ध्यान से गिनना कि जो आउटर शेल, मैंने बाकी सब गायब कर दिया ताकि ईज ऑफ आपको आंखों से दिखे आराम से। अब आप एक बार है ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो कि हाइड्रोजन के एटम की बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। गिनो तो एक बार। 2। हाइड्रोजन को किसके जैसा बनना था? हीलियम के जैसा। अब जरा कार्बन के गिनो तो। जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे 2, नीचे वाले हाइड्रोजन के पास भी 2, और नीचे वाले के पास 2, और इधर भी 2, तो 2 2 2 2, अरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या बात कर रहे हो? सही में एक्चुअली में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब दोनों खुश हैं, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। हाइड्रोजन के 2 चाहिए थे उसको 2 इलेक्ट्रॉन, उसके भी हो गए। कार्बन के भी 4, मतलब पहले 4 खुद के थे, 4 और चाहिए थे, वो हाइड्रोजन ने दे दिए, तो टोटल 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। जैसे ही मैंने ये बोला
बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो एक बात चल रही होगी कि सर आपने बोला था कि कार्बन के पास 4 और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते एक्स्ट्रा, यहां तो आप ले आए, सिचुएशन में अंतर क्या हुआ? सर बताओ यार, सिचुएशन में अंतर क्या हुआ? क्योंकि अभी भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गए ना, उनके बीच में भी रिपल्शन तो लगे रहा होगा ना, जैसा आप बोल रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मैंने आपसे ये बोला था कि एक पीसी बूथ में या एसटीडी बूथ में 4 से ज्यादा लोगों को घुसाना बहुत मुश्किल काम है, पर यहां पे हमने सिचुएशन को बदल दिया। हमने क्या किया कि एक बूथ की जगह 4 बूथ लगा दिए। भाई एक पीसी मतलब एसटीडी का एक जो डब्बा होता है उसकी जगह हमने 4 डब्बे लगा दिए, 4 वो बना दिए हमने जिसमें लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर एक में 4 आ सकते हैं तो क्या 4 पीसी बूथ में आराम से 8 लोग नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। इस तरीके से एक में 8 नहीं घुस सकते, पर 4 में 8 घुस सकते हैं। यही तो शेयरिंग का कमाल है। तो इसीलिए दोनों स्टेबल हो गए। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ये कमाल होता है, ये जादू होता है शेयरिंग का। जिंदगी में शेयरिंग करो तब पता चले। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन भी खुश, जिंदगी दोनों की बढ़िया, दोनों नोबल गैस हो गए, बढ़िया इनकी जिंदगी चलेगी। CH4 का एक यहां पे मॉलिक्यूल बन चुका है, आपको एहसास भी नहीं हुआ और आपने मीथेन की बॉन्डिंग सीख ली। ठीक है, इसको और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर अभी जो अपने को समझ में आया उसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं। क्या समझ में आया? कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट शेल, दोनों की आउटर मोस्ट शेल में बिलोंग करते हो, तो आपको डायग्राम से क्लियर हो ही गया होगा। और दोनों के एटम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहां पे अटेन हो रहा है। दोनों एटम में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहां पे अटेन हो रहा है। मजा आ गया, दोनों को मजा आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसलिए कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बस कार्बन डूड बन गया, अब कार्बन खुश है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वो वाला बॉन्ड, भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एक दफा आपने बताया नहीं, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वो बॉन्ड बना होता है शेयरिंग से। किससे बना होता है? शेयरिंग से बना होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हुई। और ये शेयरिंग कैसी होती है? इसमें जो लोग भी शेयरिंग कर रहे हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, अभी इनफॉर्मल बता दी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पहली तो उसमें शेयरिंग होती है, और शेयरिंग क्या होती है? इक्वल होती है। एक तू दे एक मैं दूंगा, तब जाके इक्वल शेयरिंग कहलाती है। तो जो ऐसा बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन ही ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। उनको अपन और डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, कि पहले तो और एक बार फॉर्मली देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और क्या ऐसी कंडीशंस होती है या फिर क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनको देख के हम बोल सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब हमको वो देख रहे हैं, चलें आगे, चलो। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें eSarl ऐप।